मॉक टेस्ट 14 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, मॉक टेस्ट 14 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता के विकास में सर्वाधिक मदद करता है। बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता के विकास में सर्वाधिक मदद करता है। फर्स्ट इज़ भ्रमण, सेकंड चार्ट, थर्ड नमूना और फोर्थ आता है आपका कंप्यूटर। तो इसमें ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है जो आपका करेक्ट आंसर इसका होगा, गेस करो। आपने अगर इससे पहले वाली मेरी वीडियो देखी होगी जो मैंने बनाई थी अभी कि बिना कोचिंग के भी आप सीटेट क्लियर कर सकते हैं, उसमें मैंने जो ये पॉइंट्स हैं आपके 4 ऑप्शन जो हैं इनसे रिलेटेड भी मैंने उसके अंदर कुछ बताया था आपको। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही से बता सकते हैं। तो गैस करो इसका आंसर क्या होगा आपका। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका भ्रमण। ठीक है, कि भ्रमण जो है बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता के विकास में सबसे ज़्यादा महत्व या फिर मदद करता है। आपका भ्रमण आपका क्या है, बहुत ज़्यादा मदद करता है। किस तरीके से? ये दौरे जो हैं वो छात्रों को वास्तविक दुनिया से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, जो भ्रमण है वो क्या करेगा, वो छात्र को, जो स्टूडेंट होता है, छात्र को किससे, जो वास्तविक दुनिया होती है, वास्तविक दुनिया से क्या होता है, जोड़ता है। ठीक है, और विभिन्न चीज़ों का निरीक्षण करने और उनके बारे में जानने के अवसर भी क्या है, प्रदान करता है। इससे क्या होता है, इससे क्या होगा, अगर हम भ्रमण कराएंगे बच्चे को तो इससे क्या होगा, उनमें अवलोकन कौशल इसका विकास होगा उनमें बच्चों में। ठीक है, आपका किसका, जिज्ञासा, आपकी जो जिज्ञासा है, जो बच्चों की जिज्ञासा है वो क्या है, वो भी बढ़ेगी। ठीक है, जिज्ञासा क्या है, जिज्ञासा भी बढ़ेगी। सीखने की क्षमता, और आपका सीखने की क्षमता ये भी बढ़ेगी, इसमें भी वृद्धि होती है। और वास्तविक दुनिया का अनुभव, किसका, वास्तविक दुनिया का अनुभव। ठीक है, कि भ्रमण के माध्यम से बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता का विकास में तो वो हेल्प करती ही है, उसके साथ साथ वो अवलोकन कौशल, जिज्ञासा, वास्तविक दुनिया का भी अनुभव कराती है। अब किस तरीके से कराती है, अगर थोड़ा डिटेल में जानना चाहोगे आप तो किस तरीके से कराती है, आपका क्या आता है इसमें, कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वास्तविक दुनिया की, कि वास्तविक दुनिया का अनुभव किस तरीके से कराती है, तो जो भ्रमण है वो छात्रों को क्या है, कक्षा से बाहर निकालकर उनको वास्तविक दुनिया को अनुभव प्रदान करता है। कैसे? वो विभिन्न बहुत सारी तरीके की स्थान, वस्तु, लोगों को क्या है, प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। ठीक है, वास्तविक दुनिया के अनुभव से क्या होता है, वास्तविक दुनिया के अनुभव से क्या होता है आपका, कि इसमें जो बच्चे हैं वो किस चीज़ से, वो प्रत्यक्ष रूप से क्या है, प्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे स्थान को, ठीक है, बहुत सारी क्या है, वस्तु को, ओके, और बहुत सारे लोगों को क्या है, प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। कैसे देखते हैं? जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं और उनका निरीक्षण करने से क्या है, वो सक्षम होते हैं। जो उन्हें किताब और तस्वीर से जो प्राप्त उनको जो भी ज्ञान होता है उस ज्ञान से अधिक उनका गहरा और व्यापक समझ विकसित करने में भी क्या है, हेल्प करता है, जो आपका भ्रमण होता है। ठीक है, इसी तरीके से आता है आपका अवलोकन जो कौशल है आपका, अवलोकन कौशल। ठीक है, अवलोकन कौशल में क्या होता है आपका, कि इसमें क्या है आपका, कि छात्रों को बहुत सारी चीज़ों का निरीक्षण करने, उनके विवरण पर ध्यान देने और उनके बीच जो समानताएं हैं, ठीक है, क्या हैं, उनके बीच जो समानताएं होती हैं, उनके बीच जो अंतर होते हैं, किसके,
जो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जिनका निरीक्षण करते हैं, उनके बीच में क्या होती है, समानताएं भी होती हैं, उनके बीच में अंतर भी होता है, तो उनको पहचान करने का उनको क्या है, एक तरह से अवसर मिलता है। ओके, और ये उनके अवलोकन कौशल को विकसित करने में क्या है, अवलोकन जो कौशल है इसको विकसित करने में क्या हेल्प करता है। और ये जो है, जो हेल्प कर रहा है इनको अवलोकन कौशल में, ये भविष्य में उनके सीखने और समस्या समाधान की जो प्रक्रिया होती है उसमें बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है ये आपका। ओके, उसके बाद इसी में नेक्स्ट आता है आपका जिज्ञासा। भी बताया था मैंने जिज्ञासा कि जिज्ञासा और जो पूछताछ होती है, पूछताछ, ये भी क्या है, इसको बढ़ावा मिलता है भ्रमण के माध्यम से आपका। ठीक है, कि भ्रमण के द्वारा क्या है, जिज्ञासा और जो पूछताछ की भावना को बढ़ावा देते हैं। कैसे? जब वो किसी भी नई चीज़ या फिर कोई भी नई चीज़ है, XYZ कोई भी नई चीज़ है, XYZ कोई भी नई जगह है, तब वो उसको देखते हैं बच्चे, तो स्वाभाविक रूप से क्या होगा, इसके बारे में क्या करेंगे, सवाल पूछेंगे, जो उन्हें अधिक जानने और समझने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। और ये उनके सीखने की प्रक्रिया और अधिक सक्रिय और आकर्षक उनको क्या है, बनाती है आपका। ठीक है, इसी तरीके से जो भ्रमण है आपका, वो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, विषय होते हैं, उनसे जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो भ्रमण है, वो जो आपका भ्रमण कि जो भ्रमण है वो निरीक्षण करने की योग्यता के विकास में बहुत महत्वपूर्ण या बहुत मदद करता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, कक्षा में अध्यापन के समय दृश्य साधन के रूप में किसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है या सर्वाधिक होता है? किसमें? क्वेश्चन पे ध्यान देना। कक्षा में अध्यापन के समय दृश्य की बात हो रही है, दृश्य साधन के रूप में किसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है, सर्वाधिक होता है? फर्स्ट ग्राफ का, सेकंड चार्ट का, थर्ड ब्लैक बोर्ड का, या फिर 4D रेखा चित्र का। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका ब्लैक बोर्ड। ठीक है, कि जो ब्लैक बोर्ड होता है उसका सबसे ज़्यादा जो है दृश्य साधन में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला जो साधन है एक तरह से, वो ब्लैक बोर्ड होता है, जिसको हम शाम पट भी कहते हैं। ठीक है, शाम पट को ही हम क्या कहते हैं, ब्लैक बोर्ड कहते हैं। ओके, जबकि आपके क्या हैं, आपका जो ग्राफ है, आपका चार्ट है, आपका रेखा चित्र है, ये सब भी क्या है, एक तरह से दृश्य साधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो यूज़ होता है, सारे के सारे दृश्य के रूप में कर रहे हैं, इनको सारे के सारे दृश्य के रूप में साधन जो हैं यूज़ किए जाते हैं। लेकिन बात क्वेश्चन में है, क्वेश्चन पे ध्यान देना, सर्वाधिक क्वेश्चन की बात करी गई है कि सर्वाधिक कौन सा यूज़ किया जाता है या उपयोग में लाया जाता है, तो वो आता है आपका ब्लैक बोर्ड। क्योंकि जो आपका ब्लैक बोर्ड होता है ये क्या है, एक तरह से सतह प्रदान करता है। क्या करता है? एक तरह से सतह को क्या करता है, प्रदान करता है, जिस पर क्या है, जिस पर कोई टीचर है वो क्या करेगा, लिख सकता है या फिर चित्र भी बना सकता है, और बहुत सारी जो अवधारणाएं होती हैं उनको भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, और छात्रों को जो जानकारी को देखने और समझने में भी हेल्प करता है ये। ओके, और ये छात्रों को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए भी क्या करता है, एक तरह से प्रोत्साहित करता है। कौन? ब्लैक बोर्ड आपका। क्लियर हो गया आपको ये ऑप्शन? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, श्रवण शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन पे ध्यान देना। क्वेश्चन में पूछा गया है श्रवण शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग, ठीक है, निम्न में से किसके लिए किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन आता है बालकों के लेखन सुधारने में, सेकंड आता है बालक के उच्चारण सुधारने में, थर्ड आता है बालकों का मूल्यांकन में, या फिर डी ऑप्शन आता है सभी में। क्वेश्चन है आपका श्रवण सुनने के लिए, या श्रवण जो है शिक्षण सहायक जो सामग्री है
वो क्या है, वो किस लिए उपयोग की जाती है, निम्न में से किसके लिए उपयोग की जाती है वो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बालक के उच्चारण सुधारने में। ठीक है, उच्चारण सुधारने में श्रवण शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग उपयोग किया जाता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जैसे टेप रिकॉर्डर। ठीक है, ये क्या है, टेप रिकॉर्डर, या फिर आपका रेडियो हो गया। ओके, या आपका ऑडियो सीडी हो गया। ये क्या है, छात्रों को सही उच्चारण देने और नकल करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। किस में, छात्रों को, ये क्या करते हैं, छात्रों को सही उच्चारण सुनने में और छात्रों को सही उच्चारण करने में और नकल करने में क्या है, हेल्प करते हैं और दोहराने में भी हेल्प करते हैं और उनके उच्चारण कौशल को विकसित करने में क्या है, सहायक होता है आपका। ठीक है, और इसके अन्य विकल्प भी होते हैं कि श्रवण शिक्षण सहायक सामग्री जो है वो लेखन सुधार के लिए भी सीधे तौर पर उपयोग में नहीं है। मीन्स अगर इसका ऑप्शन आप ये करेक्ट करना चाहो, अगर इसका ऑप्शन हम यहाँ लेखन सुधारने में करें तो इसका उपयोग जो है सीधे तौर पर इसका उपयोग नहीं होता। लेखन सुधार के लिए क्या होता है, छात्रों को लिखने का अभ्यास करना चाहिए और शिक्षक से प्रतिक्रिया प्राप्त करनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक बच्चे के कारण मैं आपके लिए ऐसा करूँगी या करूँगा क्योंकि आप मेरे लिए ऐसा करते हो। कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस चरण में यह बात आती है या यह बालक आता है। मीन्स कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के कौन से चरण में यह बात आती है कि बच्चा बोल रहा है कि एक बच्चे के कारण मैं आपके लिए ऐसा करूँगा क्योंकि आप मेरे लिए ऐसा करते हो, इसलिए मैं आपके लिए ऐसा करूँगा या फिर करूँगी। तो ये आपका कौन सा चरण आता है, कौन से चरण के अंतर्गत आता है। फर्स्ट, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। सेकंड, सहायक उद्देश्य अभिमुखता। सी, सामाजिक अनुबंधन अभिमुखीकरण, या फिर डी, दंड अभिमुखीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 इज, निम्न में कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है जबकि मानव विकास कुछ सिद्धांत पर आधारित है। कि मानव विकास जो है वो क्या है, वो कुछ सिद्धांत पर ही आधारित है, जिसमें से या निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है आपका। निरंतरता का सिद्धांत, अनुक्रमिकता का सिद्धांत, प्रतिवर्ती का सिद्धांत, या सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। तो कौन सा मानव विकास का सिद्धांत जो है नहीं है इसमें से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो इसका करेक्ट आंसर इसका होगा आपका सी ऑप्शन, प्रतिवर्ती। क्योंकि जो प्रतिवर्ती है ये मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, कि ये क्या है, प्रतिवर्ती जो है वो मानव विकास का कोई सिद्धांत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मानव विकास एक क्या है, जो मानव विकास है आपका, जो मानव विकास है वो क्या है, वो एक तरह से दिशात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, जो निरंतर आगे बढ़ने के लिए क्या है, आगे बढ़ने के लिए, या फिर जो निरंतर क्या है, आगे बढ़ती रहती है, जिसमें क्या है, व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार बदलता रहता है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, प्रतिवर्ती जो है ये कोई मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। यहाँ अगर बात करते हैं मानव विकास के निरंतरता के सिद्धांत की, तो इसमें क्या है कि जो विकास है वो कैसी है, एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, कैसी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, जो गर्भधारण से मृत्यु तक क्या है, चलती रहती है बिना किसी रुकावट या अचानक बदलाव के। तो इसका मतलब ये है कि जो विकास है वो एक क्रमिक प्रक्रिया होती है, जिसमें प्रत्येक चरण पिछले चरण पर आधारित होता है और धीरे धीरे क्या है, आगे बढ़ता रहता है आपका। ओके, इसी तरीके से आता है आपका अनुक्रमिकता। इसी तरीके से जो मानव विकास का जो अनुक्रमिकता का सिद्धांत है,
ये क्या है कि ये भी विकास एक व्यवस्थित और निरंतर प्रक्रिया है जो क्या है एक सामान्य पैटर्न के अनुसार करती है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति क्या है अपने तरीके से विकसित होता है। कहने का मतलब ये है कि विकास के जो चरण है वो सभी मनुष्य में समान होते हैं, लेकिन जो उनकी गति होती है, ठीक है, जो विकास की गति होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है अलग अलग व्यक्ति में। ओके, और नेक्स्ट है इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसमें भी यही है कि जो विकास है, मानव विकास जो है वो क्या है, विकास की प्रक्रिया जो है पहले कैसी होती है, पहले सामान्य होती है आपकी। ओके, और सामान्य प्रक्रिया से शुरू होती है और फिर क्या है, फिर है विशिष्ट प्रतिक्रिया की ओर बढ़ती रहती है। ओके, जैसे फॉर एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। एक एग्जांपल है कि एक शिशु है, कोई छोटा सा एक बच्चा है, ठीक है, अपने पूरे हाथ से धीरे धीरे अपने हाथ से किसी वस्तु को क्या है पकड़ने की कोशिश कर रहा है, कि उसका हैंड है उससे वो क्या कर रहा है, किसी वस्तु को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ, कोई वस्तु रखे उसको क्या है पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। फिर धीरे धीरे वह अपनी उंगलियों का उपयोग करके उसे पकड़ने की कोशिश करता है। पहले तो पूरे हाथ से करता है, फिर क्या है, फिर अपनी उंगलियों से करता है पकड़ने की कोशिश। तो इसी तरीके से एक बच्चा पहले सामान्य ध्वनि निकालता है और फिर धीरे धीरे विशिष्ट शब्द और वाक्यों को बोलना शुरू करता है या फिर सीखता है आपका। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं, इसमें ये तीनों के तीनों क्या हैं, सिद्धांत हैं, लेकिन जो ये है प्रतिवर्ती, ये मानव विकास का सिद्धांत आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत है। फर्स्ट, विकास परिवर्तनीय होता है। सेकंड, विकास आजीवन नहीं होता है। विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों को प्रभावित होता है। या फिर डी ऑप्शन, ए और बी दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सॉरी क्वेश्चन में ध्यान देना, इसमें है विकास का सिद्धांत, यहाँ आएगा नहीं है, ठीक है। तो विकास परिवर्तनीय होता है, यस, जो विकास है वो कैसा होता है, परिवर्तनीय होता है आपका, ठीक है, क्योंकि जो जीवन भर चलती रहती है, जो विकास है वो प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। आपने देखा होगा इसमें परिवर्तन भी होते रहते हैं, जैसे कि मात्रात्मक परिवर्तन, कैसे, ऊंचाई में और वजन में। आपने देखा होगा किसी बच्चे का वजन अगर आज 5 किलो है तो 4 साल बाद 5 साल बाद क्या है 7 किलो भी होगा, तो क्या है, चेंजेस हो रहा है उसका वजन। ऐसी ऊंचाई, हाइट भी ऐसी होती है। तो ये क्या है, कौशल क्षमताएं जो होती हैं वो सब क्या है, चेंजेस होती रहती है। तो कहने का मतलब है कि विकास जो है परिवर्तनीय होता है। उसके बाद सी ऑप्शन आता है, विकास आनुवांशिक और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो यस, दोनों से प्रभावित होता है आपका, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जो आनुवांशिक रूप से क्या है, उच्च बुद्धि के साथ पैदा हुआ है, ठीक है। कोई बच्चा है XYZ, कोई बच्चा है वो क्या है, उच्च बुद्धि के साथ पैदा हुआ है, उसे अच्छी शिक्षा और पोषण का वातावरण मिलने पर अपनी क्षमता का वो क्या है, पूरी तरह से उपयोग कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर गरीब बच्चे की बात करें तो वो कुपोषण का सामना करना पड़ता है उसे, तो उसकी बुद्धि का क्या है, विकास नहीं होता, उसकी बुद्धि जो है सीमित हो सकती है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो आनुवांशिक है उसका भी बच्चे पर या एनवायरनमेंट का बच्चे पर क्या है, विशेष प्रभाव पड़ता है। तो ये दोनों क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब ए और ये क्या है, उसके बाद आता है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में कह रहा है कि विकास आजीवन नहीं होता है, तो ये इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ये आएगा, क्योंकि जो विकास है वो आजीवन नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आपका रहेगा बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है कि विकास आजीवन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जो विकास है वो कैसा होता है, वो तो आजीवन होता है, गर्भावस्था से मृत्यु तक क्या है, वो तो कंटिन्यू आपका चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, किस अवधि में शारीरिक विकास मंद गति से होता है, किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या फिर कोई भी नहीं। क्वेश्चन है आपका शारीरिक विकास, क्या है क्वेश्चन आपका,
शारीरिक विकास के बारे में बात कर रहे हैं कि शारीरिक विकास मंद गति से होता है किस अवधि के अंतर्गत आपका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जो आपका शारीरिक विकास है, फिजिकल जो डेवलपमेंट है, ये आपका शैशवावस्था में बहुत तेज़ी से होता है और किशोरावस्था में क्या होता है, बहुत तेज़ी से होता है। लेकिन आपकी जो बाल्यावस्था होती है, इसमें शारीरिक विकास जो है वो मंद गति से होता है। ओके। और आपकी जो इसमें एज होती है, एज भी देख लो, एज जो है आपकी इसमें होती है 2 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, इसमें होती है 6 से 12 वर्ष और ये होती है 12 से 18 वर्ष। आयु का तब बालक होता है तो वो इस अवस्था के अंतर्गत आता है आपका। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8। निम्न में से कौन सी प्राथमिक समाजीकरण एजेंसी के उदाहरण हैं? फर्स्ट, परिवार और पड़ोस। सेकंड, परिवार और मीडिया। थर्ड, परिवार और स्कूल। और फोर्थ आता है आपका परिवार और समुदाय। तो जो आपका प्राइमरी है, जो आपका परिवार है, ये तो आपका प्राइमरी के अंदर आता ही आता है। अब आपको इनमें से देखना है पड़ोस, मीडिया, स्कूल या समुदाय, इनमें से आपका प्राइमरी के अंतर्गत कौन सा आता है। तो इसमें जो आपका पड़ोस है वो किसके अंतर्गत आता है, प्राइमरी के अंतर्गत आता है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका परिवार और जो पड़ोस है वो प्राथमिक समाजीकरण एजेंसियां होती हैं। ये क्या है, हमारी प्राइमरी के अंतर्गत आती हैं। ओके, प्राइमरी के अंतर्गत आती हैं। और यहाँ स्कूल लिखा है, स्कूल भी प्राइमरी के अंतर्गत आता है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि अगर यहाँ आता है स्टार्टिंग या फिर कहते हैं शुरुआती जो स्कूल होता है वो आता है आपका प्राइमरी के अंतर्गत। ठीक है। आपका जो मीडिया है, समुदाय होता है, ये सब आते हैं आपके सेकेंडरी के अंतर्गत। ठीक है। जैसे इसमें हो गया आपका जो आपका स्कूल है मेनली वो आपका सेकेंडरी के अंदर ही आता है। स्कूल जो है वो सेकेंडरी के अंदर ही आता है। अगर प्रारंभिक स्कूल की बात करें, स्टार्टिंग की, तो वो आपका प्राइमरी के अंतर्गत आ जाएगा। तो आपका जो है जो समाजीकरण जो एजेंसी है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। तो प्राइमरी के अंदर आपका क्या आता है, परिवार आता है। सबसे पहले परिवार, आपका पड़ोस हो गया इसमें, और आपका जो प्रारंभिक स्कूल है वो हो गया। ठीक है। लेकिन आपका सेकेंडरी के अंदर क्या आता है, मीडिया हो गई, आपके इसमें धार्मिक संगठन हो गया। ठीक है। इसमें आपका समुदाय भी हो गया, इसमें और भी जो गतिविधियाँ आती हैं, या दूसरों के साथ बातचीत करना होता है, या समाज में कैसे व्यवहार करना है, दूसरों के साथ बातचीत करना। ओके, ये सब आता है आपका द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी के अंतर्गत। ओके। 9 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, अपसारी सोच के पैटर्न में बच्चे की पहचान की जा सकती है। फर्स्ट ऑप्शन आता है अक्षम, सेकंड ऑप्शन आता है डिस्ग्राफिया हो, थर्ड ऑप्शन आता है सृजनात्मक, या फोर्थ ऑप्शन आता है कठोर हो। अब बात हो रही है यहाँ अपसारी सोच। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, सृजनात्मक। ठीक है। क्योंकि जो अपसारी सोच वाले जो बालक होते हैं, आपके जो अपसारी सोच वाले जो बालक होते हैं वो कैसे होते हैं, खुले विचार वाले होते हैं। कैसे होते हैं, खुले विचार वाले होते हैं अपसारी सोच वाले बालक, जो विभिन्न विचार को सुनने के लिए क्या है, तैयार रहते हैं, और दूसरों के विचार को भी महत्व देते हैं, और उनसे सीखने के लिए क्या है, तैयार भी रहते हैं, और जोखिम लेने वाले। ठीक है। कि जोखिम लेने वाले भी इसमें यही है कि ये जो अपसारी बच्चे होते हैं वो जोखिम लेने से नहीं डरते, वो नए विचार दृष्टिकोण के साथ प्रयोग करने से भी नहीं डरते, और वे असफल होने से भी नहीं डरते। फॉर एग्जाम्पल आपका, और ये बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप एक बच्चे से पूछें कि एक पेपर क्लिप का उपयोग कैसे किया जा सकता है,
तो एक अपसारी सोच वाला बच्चा क्या कहेगा, बहुत कई जवाब दे सकता है, जैसे कि पेपर क्लिप को चाबी के रूप में, पेंसिल को पकड़ने के लिए, या फिर एक गहने के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो अपसारी सोच है वो एक महत्वपूर्ण कौशल के अंतर्गत भी आपका आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, महत्वपूर्ण कौशल भी है ये आपका एक, जो खुले विचार वाला बनने में क्या है, हेल्प करता है, मदद करता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, अनुभव प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन होता है। किसने कहा है, गेट्स, मॉर्गन, स्किनर या फिर क्रोक्रो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका अनुभव प्रशिक्षण व्यवहार के द्वारा या व्यवहार में आया जो परिवर्तन है वो अधिगम सीखना कहलाता है। ये बात किसने कही थी, तो ये बात कही थी आपकी गेट्स ने। किसने कही थी, गेट्स ने कही थी। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका गेट्स। ठीक है, कि गेट्स ने कहा था कि अनुभव के द्वारा जो है व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है या परिवर्तन होता है, और ये जो परिवर्तन होता है वो कैसा होता है, स्थायी होता है। ठीक है, जिसका मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल के लिए कि यदि कोई बच्चा, अगर कोई बच्चा है आपका, ठीक है, वो गलती से गर्म स्टोव को छू लेता है, कोई भी एक गर्म स्टोव है उसको इसने क्या कर लिया, टच कर लिया, छू लिया, तो उसे दर्द का अनुभव होता है और अगली बार वो स्टोव को छूने से क्या है, बचेगा। तो ये जो दर्द है ये उसके व्यवहार में परिवर्तन लाता है। गर्म स्टोव से जो बचना है और ये परिवर्तन जो है एक तरह से स्थायी हो जाता है। कहने का मतलब यही है कि हमने अनुभव किया, हमने अनुभव से क्या है, सीखा कि अगर हम उसको दोबारा टच करेंगे तो हमारा हाथ जो है जल जाएगा। तो ये हमने क्या है, स्थायी परिवर्तन हो गया। ये हमने सीख लिया कि हम नेक्स्ट टाइम कभी गर्म चीज़ में हाथ लगाएंगे ही नहीं। पता है कि लगेगा तो हमें क्या है, दर्द होगा। ओके, तो ये हैं आपके 10 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मॉक 15 रहेगा आपका। ठीक है, और कोई भी जो क्लास है उसको मिस मत किया करो, स्किप नहीं किया करो, पूरी क्लास जो है पूरी देखा करो। और आपको अगर थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी पढ़ने के लिए भी आपका सीटेट की जो थ्योरी है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, वो #सीटेट 2025 स्पेस करके CDP प्लेलिस्ट। ठीक है, प्लेलिस्ट ये आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको एक प्लेलिस्ट आ जाएगी आपको CDP की। उसके अंदर टॉपिक के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर्स को जो है बिल्कुल क्लियर से समझाया गया है। तो नाउ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी तक के लिए थैंक यू।